यह सच है कि सीमाएं देशों को बांटती हैं, लेकिन संस्कृति, आस्था और व्यापार उन्हें जोड़ने का काम करते हैं। और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में 3,930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है शिपकिला दर्रा, जो कि सदियों तक भारत और तिब्बत के बीच में सेतु के रूप में एक संपर्क का माध्यम रहा है। जहां व्यापारिक सौदों से अधिक महत्वपूर्ण थे वो सांस्कृतिक बंधन, जो पहाड़ों की कठोरता के बीच भी नहीं टूटे। अब लंबे समय से एक गतिरोध का शिकार था यह मार्ग, लेकिन एक बार फिर से उम्मीद जगाता है तब जब सीमा पर्यटन यानी कि बॉर्डर टूरिज्म को पुनर्जीवित करने की एक पहल को फिर से किया गया है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की आज के इनफोकस की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बॉर्डर टूरिज्म से वो क्या नई उम्मीदें जगती हैं, साथ ही साथ शिपकिला जो दर्रा है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जब कोई भी इस तरह के दर्रे की बात आती है, इस दर्रे को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। एक तो बहुत सारे यहां से आख्यान जुड़े हुए हैं, लोकमत जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इससे लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट भी है। साथ ही साथ दो देशों के बॉर्डर पर यह स्थित दर्रा दोनों देशों के सांस्कृतिक जुड़ाव का भी प्रतीक है। अब लंबे समय से भारत और चीन के बीच में जब गतिरोध हुआ तो ये व्यापारिक मार्ग, जो कि पहले व्यापारिक मार्ग हुआ करता था, इसको अवरुद्ध कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन दोनों देशों के संस्कृति को कनेक्ट करने के लिए ये एक माध्यम माना जाता है। तो इस लिहाज से यहां पर अभी जो चीज शुरू की गई है वो शुरू की गई है बॉर्डर टूरिज्म। ये छूट तो, ये रियायत तो दी गई है लोकल लोगों के लिए, घरेलू पर्यटकों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद जगाता है कि भविष्य में दोनों देशों के बीच में जो एक औपचारिक व्यापार बंद है वो फिर से शुरू हो सकता है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को। क्या है इस विषय के अंतर्गत शिपकिला जो दर्रा है, भारत तिब्बत की पुरानी राह क्या खुल जाएगी, इसी शीर्षक के अंतर्गत। तो देखिए, हुआ क्या कि 10 जून वो तारीख है जबकि हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है, वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बॉर्डर टूरिज्म अर्थात जो सीमा पर्यटन है उसकी यहां शुरुआत कर दी गई है। और विशेष तौर पर जो घरेलू पर्यटक है उनको अब तक यहां जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी। परमिट यानी कि एक सरकारी अनुमति होती है, एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के बाद वो परमिट बिना लिए आप यहां नहीं जा सकते थे। लेकिन अब क्या किया गया है, अब यहां पर जाना पर्यटकों के लिए आसान हो गया है, क्योंकि अब आप कोई भी पहचान पत्र, विशेष तौर पर आप अपना आधार कार्ड लेकर यहां पर जा सकते हैं। तो इसका उद्देश्य ही है कि यहां पर विशेष तौर पर जो पर्यटन है उस पर्यटन को बढ़ाया जाए। तो इससे सिर्फ घरेलू पर्यटकों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि दोनों देशों के बीच में एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तौर पर भी देखा जा रहा है। कैसे देखा जा रहा है, तो विस्तार से आगे हम इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी बात इसके विषय में करने से पहले आपको इसकी लोकेशन देखना होगा, तो सारी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश में अगर दर्रों की बात करेंगे तो आपको ये 4 दर्रे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि आपको सबसे पहले यहाँ पर जो लोकेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बड़ा लाचला दर्रा है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर रोहतांग दर्रे की स्थिति है। रोहतांग दर्रे के बाद अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देबसा पास है। और सबसे किनारे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत और तिब्बत के ठीक बॉर्डर पर जो स्थिति है, वो जो दर्रा स्थित है वो क्या है, वो है शिपकिला दर्रा। तो इसकी स्थिति अपने आप में महत्वपूर्ण है कि दो देश के एकदम बॉर्डर पर है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 3,930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि हम कह सकते हैं कि काफी ऊंची ऊंचाई पर यह स्थित है। और ये एक पर्वतीय दर्रा है। दर्रा क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि दर्रा सकरी और नीची पहाड़ी घाटी होती है, या दो हम कह सकते हैं जो ऊंचे पहाड़ होते हैं उनके बीच में, दो ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का जो एक प्राकृतिक मार्ग होता है, एक नेचुरल रूट कह सकते हैं, उसको हम दर्रा कहते हैं। इस दर्रे की जहां तक बात है तो ये इतनी ऊंचाई पर तो स्थित है ही, लेकिन इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के बाद भी यहां पर मोटर गाड़ी जा सकती है, यानी कि मोटर वाहनों के लिए काफी ये मुफीद है, मोटर वाहनों के लिए काफी ये उपयुक्त है। तो इस लिहाज से इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा है। साथ ही साथ भारत चीन सीमा का भी एक पार्ट है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और भारत और तिब्बत, जो कि तिब्बत आप जानते हैं कि चीन के अंदर ही एक स्वायत्त क्षेत्र है, तो वहां पर भारत के और तिब्बत के बीच में जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है यानी एलएसी है, वहीं पर इसकी स्थिति भी है। तो इसकी जो स्थिति है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सीधे तिब्बत की शुरुआत हो जाती है। साथ साथ जो सतलज नदी है, अगर बात करें तो सतलुज नदी जो है इसी दर्रे से होकर भारत में एंटर करती है, भारत में प्रवेश करती है। पहले इसको पेमाला या साझा द्वार के नाम से भी जाना जाता था। ये कुछ तथ्य हैं, इन तथ्यों को आप याद रखेंगे, परीक्षोपयोगी हैं।
अब शिपकीला दर्रा देखिए हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में इसकी स्थिति है, ये आप याद रखेंगे। और यहां पर इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, फिलहाल किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये आता है, ये इसकी सिचुएशन है। और भारत और तिब्बत के बीच में मोटरेबल पास का मतलब है जहां से मोटर गाड़ियां जा सकती हैं, वो पहले ही आपको मैंने स्पष्ट कर दिया था। अब देखिए यहां पर जाने के लिए पहले हमको एक विशेष अनुमति की जरूरत होती थी, परमिट लेना पड़ता था, लेकिन फिलहाल हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने ये कहा है कि अब आप बिना परमिट के भी यहां पर जा सकते हैं। आपके पास एक पहचान पत्र होना चाहिए अपने देश का। तो घरेलू पर्यटन को बढ़ाना इसका उद्देश्य है, इस लिहाज से इसको देखा जा रहा है। तो इसकी स्थिति आप समझ गए। अब ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से इसके इंपॉर्टेंस की जब बात आप करेंगे तो देखेंगे जो कि बहुत पुराना जो एक व्यापारिक मार्ग था, सिल्क रूट से भी इसका कनेक्शन है। 15वीं शताब्दी से इस मार्ग पर व्यापार के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि 15वीं शताब्दी से यहां पर व्यापार, 15वीं शताब्दी तक यहां पर व्यापार हमारा होता था। तो इसका मतलब कि जो वहां के लोक मत हैं, जब उसको हम खंगालते हैं तो लोक मत में तो ये पता चलता है कि और भी पहले से व्यापारिक मार्ग था। तो इसकी प्राचीनता जहां 15वीं शताब्दी से प्रमाणित होती है, वहीं पर लोक मत के आधार पर यह पता चलता है कि और भी प्राचीन मार्ग था। तो इस लिहाज से आप देखेंगे यहाँ की जो लोक कथाएं कहते हैं कि इससे भी पुराना मार्ग था। एक बात स्पष्ट होता है कि ये जो व्यापारिक मार्ग था, एक ट्रेड रूट था, ये काफी प्राचीन था। इस लिहाज से इसको एक इंपॉर्टेंस ऐतिहासिक तथ्य के तौर पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ की लोक कथा में क्या बात कही गई है, तो लोक कथा में ये कहा गया है कि जो भारत और तिब्बत के लोग थे उनके बीच में एक भावनात्मक समझौता था। यानी कि इधर अगर इंडिया को मान लिया जाए, भारत को मान लिया जाए, इधर तिब्बत के बीच में, तो लोक कथाएं कहती हैं कि दोनों देश के बीच में एक इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर इसको देखा जाता है। और कहा जाता है कि एक लोक कथा प्रचलित है कि जब तक मानसरोवर का पानी सूख नहीं जाता, जब तक काला कौवा सफेद नहीं हो जाता, और जब तक यहाँ पर एक पर्वत था रिजुपुगल पर्वत, वो पर्वत समतल नहीं हो जाता, तब तक यह व्यापार चलता रहेगा। इसका मतलब वहां के लोगों में ये चीज प्रचलित थी कि सोचिए जब तक मानसरोवर का पानी नहीं सूख जाएगा, जब तक काला कौवा सफेद नहीं हो जाएगा और रिजुपुगल पर्वत समतल नहीं हो जाएगा, तब तक इन दोनों देशों का व्यापार चलता रहेगा। मतलब कि दोनों देशों के बीच में एक इमोशनल जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में इस लोक कथा से परिलक्षण होता है। अब दूसरी बात और आगे आपको स्पष्ट हो जाएगी, दोनों देशों के बीच में एक सिंबॉलिक ओथ के तौर पर तो इसको देखा ही जाता है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक लिहाज से अगर देखें। लेकिन बाद में जब भारत और चीन के बीच में संबंध खराब हुए, 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, उसके बाद भारत और चीन के बीच में 1917 में गतिरोध उत्पन्न हुआ, 1917 के बाद आप फिर देखेंगे गलवान घाटी के बाद जो हिंसक झड़प हुई, उसके बाद कोविड का जो दौर आया, ये कुछ गतिरोध ऐसे आए जिसकी वजह से व्यापारिक मार्ग यहाँ पर ये व्यापार जो है इस रास्ते से वो बंद हो गया। तो व्यापार मार्ग बंद था। बाद में जो घटनाएं हैं 62 के युद्ध के बाद ही, बाद में जो घटनाएं थी उसको और पुख्ता करती चली गई, जिससे कि ये सुधरने की स्थिति नहीं बन पाई। अब शिपकीला का व्यापारिक इतिहास अगर आप देखेंगे तो इस रास्ते से भारत से कुछ चीजें निर्यात भी होती थी और कुछ चीजें आयात भी होती थी। वो क्या क्या चीजें आती थी, तो देखिए ऊन, वुलन जो था सबसे अधिक मुनाफे वाला उत्पाद माना जाता था। जो याक के बाल होते थे और खालें होती थी जिससे रस्सी बनाई जाती थी, थैला बनाया जाता था, आदि में इस्तेमाल होता था। तो ऊन यहाँ से क्या होता था, तिब्बत से भारत की तरफ आने वाले सबसे अधिक मुनाफे वाले प्रोडक्ट के तौर पर जाना जाता है। उसके बाद धार्मिक वस्तुएं, प्रार्थना चक्र, थाका चित्र, कुछ पेंटिंग्स थी, माला थी, कीमती धातुएं थी, कुछ पत्थर थे जैसे सोना, पुखराज और बोरेक्स थे। ये सब क्या होते थे, तिब्बत से भारत की तरफ आने वाले, इंपोर्ट किए जाते थे इसी रास्ते के थ्रू। ये वो सामान है। इसके अलावा भारत से तिब्बत की तरफ भी जाने वाले कुछ एक्सपोर्ट किए जाने वाली चीजें थी, जिसमें अनाज थे जैसे कि गेहूं, इसके अलावा चावल, जौ, इसके अलावा तांबे पीतल के बर्तन, लोहे के औजार, मसाले, सूखे मेवे, तंबाकू, ये सब भारत से एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो ये वो प्रमाणित करते हैं कि इस व्यापारिक मार्ग से इन सामानों का आयात निर्यात होता था। अब व्यापार और पर्यटन के लिए शिपकीला दर्रे का फिर से खोलना, क्या इसकी संभावना है कि दोनों देशों के बीच में जो व्यापार बंद है, लंबे गतिरोध का सामना कर रहा है, क्या वो फिर से खुलने की संभावना के रूप में इस बॉर्डर टूरिज्म को देखा जा रहा है? तो क्या इसकी संभावना है? तो निसंदेह एक संभावना बनती है, क्योंकि अगर वर्तमान में आप देखें तो व्यापार रुका हुआ है। उसका कारण आपको अभी बताया ही गया। लेकिन पर्यटक, जो घरेलू पर्यटक अब यहां तक जाएंगे तो उस घरेलू पर्यटन की वजह से उस क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, और उस क्षेत्र की संस्कृति, उसके बॉर्डर के पास के क्षेत्र की जो संस्कृति है, उन दोनों संस्कृतियों में सिमिलरिटी है। और कहीं ना कहीं जो पुराना एक इतिहास रहा है, उस इतिहास के माध्यम से एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ने की कोशिश हो सकती है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब दो देशों के बीच में कूटनीतिक संबंध कायम नहीं होते हैं तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी का सहारा लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि विशेष तौर पर एक और कारण है
क्या आप जानते हैं कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है, एक धार्मिक यात्रा होती है, जो जिसकी स्थिति कहाँ है, इसी क्षेत्र में पड़ती है, तिब्बत में ही पड़ती है। तो वो भारत के लिहाज से भी जितने धर्म है भारत में आप देख लीजिए, जैसे बौद्ध धर्म के लिहाज से भी देख लें, जैन धर्म के लिहाज से भी देख लें, हिंदू धर्म के लिहाज से भी देख लें, इसको इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत है उसको माना जाता है कि भगवान शिव का वो क्या है, निवास स्थान है। मानसरोवर झील को भी काफी पवित्र माना जाता है। बौद्ध धर्म में भी ये माना जाता है कि जो चक्र संवारा है और तांत्रिक साधना है उसके केंद्र के तौर पर जाना जाता है इस क्षेत्र को। जैन धर्म की अगर बात करें तो पहले तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे उनको यहीं पर मोक्ष प्राप्त हुआ था, ऐसा माना जाता है। फिर बौद्ध धर्म की अगर बात कर, बौन धर्म एक है, बौन न धर्म है, कंफ्यूज मत होइएगा, बौद्ध धर्म तो ही है ही, बौन धर्म की भी अगर बात करें तो कैलाश को सबसे पवित्र पर्वत के तौर पर इस धर्म में माना जाता है। तो ये विभिन्न धर्मों के एक पवित्र स्थल के रूप में भी जो कैलाश मानसरोवर है उसकी मान्यता है। अब भारत सरकार फिलहाल जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है उसके लिए जो स्वीकृत मार्ग है उसके लिए 2 मार्ग हैं और दोनों मार्ग काफी लंबे हैं, काफी दूर से। एक है जो दिल्ली से धारचूला, उसके बाद गुंजी, लिपुलेख, तिब्बत होकर जाता है, काफी पहाड़ी मार्ग है और कठिन ट्रैकिंग मार्ग है। वहीं दूसरा रास्ता जो नाथुला होकर सिक्किम के रास्ते जाता है, दिल्ली, गैंगटोक, नाथुला, तिब्बत होकर हम जाते हैं। तो दोनों ही रास्ते क्या हैं, बड़े हैं। एक नेपाल के थ्रू अगर हम जा रहे हैं, तिब्बत के थ्रू जा रहे हैं, बड़ा रास्ता तय करते हैं। ऐसी दशा में अगर अगले विकल्प के रूप में अगर देखें तो मानसरोवर यात्रा के लिए चाहे हम नेपाल के रास्ते का चुनाव करें चाहे तिब्बत होकर जाएं, ये दोनों ही रास्ते क्या होते हैं, लंबे होते हैं। अगर शिपकीला दर्रा जो है ये संभावित रास्ता एक अगर बाद में अगर खुलता है ये रास्ता, तो आप सोचिए आपको यहीं से यहां की दूरी तय करनी पड़ेगी और ये दूरी जब होगी, हालांकि इसके लिए भी हमें इधर से घूम के जाना पड़ेगा, तो वो अभी जो मार्ग है उस मार्ग की तुलना में इस दूरी में 14 किलोमीटर की कमी आएगी और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण रास्ता होगा। तो ये कनेक्ट करने के लिए एक काफी शॉर्टेस्ट रूट के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है, इसलिए भी इसका इंपॉर्टेंस है। अब मानसरोवर यात्रा जो कैलाश मानसरोवर है उसको 14 दिन, क्षमा करिएगा 14 किलोमीटर नहीं, 14 दिन इसको कम कर देगी। यानी कि अभी जिस चीज को, जिस दूरी को तय करने में आपको 14 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लगता है वो आपको 14 दिन कम समय लगेंगे। तो ये रास्ता काफी शॉर्ट हो जाएगा, काफी छोटा हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, अगर ये रास्ता शॉर्ट होगा तो जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्षेत्र में भले ही इंडिया है, इस क्षेत्र में भले ही तिब्बत है, लेकिन यहाँ पर दोनों देशों की कल्चरल जो एक्टिविटीज हैं उसमें काफी सिमिलरिटीज हैं। यहाँ भी बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, यहाँ भी हैं, साथ साथ यहाँ भी कुछ ऐसे कॉमन नेम पाए जाते हैं, टाइटल पाए जाते हैं जो यहाँ है। साथ साथ यहाँ पर जब दोनों देशों में यात्राएं होंगी तो एक तरह का इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप हो जाएगा और जिससे क्या होगा, यहाँ के लोगों का भी क्षेत्रीय विकास होगा, यहाँ के लोगों का भी क्षेत्रीय विकास होगा। यहाँ पर चाहे होटल की सेवा हो, परिवहन की सेवा हो, चाहे इस क्षेत्र में सेवा हो, इसमें क्या होगा, विस्तार होगा। तो इससे इस क्षेत्रीय स्तर पर लोग लाभान्वित होंगे और इस इंपॉर्टेंस से दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर बनते जाएंगे और विशेष तौर पर जो क्षेत्रीय विकास है वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का होगा। अब देखिए शिपकीला व्यापार मार्ग बंद क्यों हुआ था, तो आपको शुरू में ही बताया गया है, लेकिन एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि 1962 में भारत चीन जो युद्ध हुआ वहीं से ये व्यापार बंद हुआ, दोनों देशों के संबंध तल्ख हुए। तो उसके बाद व्यापारिक आवाजाही पर रोक लगा दी गई। तो 2017 में डोकलाम गतिरोध के बाद ये चीज और पुख्ता हुई, फिर कोविड-19 का जब दौर आया उसने भी इस चीज को बाधित किया। आज भी यह व्यापार मार्ग, जो व्यापारिक मार्ग है, औपचारिक रूप से ये बंद ही है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसके बंद होने का कारण जियोपॉलिटिकल टेंशन है। दोनों देशों की जो सीमाएं हैं एक दूसरे के सामने स्टैंड बाय पोजीशन पे खड़ी, स्टैंड ऑफ पोजीशन पर खड़ी हैं, यानी कि आमने सामने की स्थिति बनी हुई है, कोई हल नहीं निकल पा रहा है। ऐसी दशा में जब दो देशों के बीच में कूटनीतिक स्तर पर बात नहीं हो पाती है तो इसको एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जा सकता है। अब शिपकीला के फिर से खोलने के सामाजिक और रणनीतिक उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो देखिए एक तो स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भारत की स्ट्रेटेजिकली अगर इसकी पोजीशन देखें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सॉफ्ट डिप्लोमेसी आपको बताया ही गया कि इसके माध्यम से जब सैन्य या कठोर राजनीति के तरीकों से दो देशों के बीच में वार्तालाप संभव नहीं हो पाता है, तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी का मतलब जैसे पर्यटन हो गया, खेल हो गया, कुछ अन्य सोशियो या पॉलिटिकल के अलावा जो सामाजिक या सांस्कृतिक जो पहलू होते हैं उसका सहारा लेकर संबंध सुधारने की जो रणनीति होती है उसको हम कह सकते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पार्ट होता है। तो इसको उस तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। अभी फिलहाल जरूर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि घरेलू पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे, भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग यहाँ पर पर्यटन करने को पहुंचेंगे, तो अभी तो केवल यहीं का आप क्षेत्रीय विकास देख पा रहे हैं। लेकिन अगर दोनों देशों के बीच में भले ही आंशिक व्यापार ही थोड़ा बहुत शुरू होगा तो इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने की वजह से दोनों ही देश के लोग प्रभावित होंगे
और जब दोनों देश के लोगों की स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगी तो जाहिर सी बात है कि संबंध अपने आप बेहतर होंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है वो आर्थिक प्रगति चाहता है और किसी भी देश में लोग एक जैसे ही हैं। जब उनकी इकोनॉमिकली अगर वो उनकी ग्रोथ हो रही है तो जाहिर तौर पर वो चाहेंगे कि हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो चलती रहे। इसलिए दोनों देशों के संबंध अगर खराब होंगे तो उन लोगों पर असर पड़ेगा, तो वो लोग चाहेंगे कि अपने देश में कि हमारे और इस क्षेत्र के बीच में संबंध बेहतर रहे। तो इसको एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तौर पर भी देखा जाता है, यानी डिप्लोमेसी थ्रू डेवलपमेंट, यानी विकास का एक ऐसा चस्का है जिसके माध्यम से लोग चाहेंगे कि दोनों देशों के संबंध बेहतर रहें। तो एक जैसी जीवन शैली, जैसा कि शुरू में बताया गया, बॉर्डर पर स्थिति क्या होती है, चाहे वो भारत नेपाल के संदर्भ में आप देख लें, जो नेपाल का से सटा हुआ भारत के जो जिले हैं वहां की संस्कृति आप देख लें और बॉर्डर के उस पार नेपाल की संस्कृति देख लें, दोनों में क्या दिखाई देगी, सिमिलरिटी दिखाई देगी। वहीं पर अगर नेपाल की अगर आप देखेंगे, जो चाइना से जो वहां बॉर्डर लगता है, वहां पर जो सांस्कृतिक रूप से देखेंगे तो दोनों के बीच में एक जैसी संस्कृति दिखाई देगी। ठीक वही चीज यहां पर बताई जा रही है कि यहां पर भारत और तिब्बत के संबंध में जब बात करेंगे तो यहां पर लोगों की जीवन शैली बिल्कुल एक है। इंडिया में जैसे लोग रह रहे हैं वैसे यहां पर भी रह रहे हैं। विशेषकर धर्म को लेकर बात कर लें तो यहाँ भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, यहाँ भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। पारंपरिक रूप से रहन सहन एक जैसा है। जो टाइटल रख रहे हैं, जैसे नामग्याल टाइटल है, वो इधर भी मिल रहा है उधर भी मिल रहा है। तो दोनों देशों के लोग एक तरह के कल्चरल यानी सांस्कृतिक एकता का अनुभव करते हैं और ऐसी दिशा में एक बॉन्डिंग हो जाती है, एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इसको सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तरीके से भी देखने के बारे में विचार किया जा रहा है। तो अगर व्यापारिक मार्ग फिर से बहाल होता है तो निश्चित तौर पर दोनों देशों के संबंध बेहतर होंगे। अब देखिए आगे की राह की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि विदेश मंत्रालय से व्यापार फिर से खोलने की बातचीत की जाएगी, क्योंकि दोनों ही पक्ष के लोग इससे लाभान्वित होंगे। और ये पहल अन्य सीमावर्ती क्षेत्र जैसे उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहां के लिए भी एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा। क्योंकि जैसे किसी भी क्षेत्र का विकास होता है तो अन्य क्षेत्रों में भी जब आप देखेंगे तो वहां पर इसकी वजह से लोगों की आर्थिक उन्नति होगी, आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, साथ ही साथ इसके माध्यम से वहां पर आवाजाही बढ़ेगी। तो एक तरह से ये भी मैसेज जाएगा इंटरनेशनली, अगर हम देखें तो बॉर्डर पे ये क्लियर हो जाएगा कि यहां पर स्थिति इंडिया की है और यहां पर स्थिति फला कंट्री की है। तो इससे जहां आर्थिक प्रगति होती है वहीं इंटरनेशनली एक पहचान और पुख्ता होती है। साथ ही साथ व्यापार अगर शुरू हुआ तो स्थानीय अर्थव्यवस्था यानी लोकल इकोनॉमी तो बेहतर होगी ही, धार्मिक यात्राओं के लिहाज से बेहतर होगा, सांस्कृतिक जुड़ाव और मजबूत होगा। ये चीजें इसको नया आयाम देंगी। तो ये आगे की राह के तौर पर इसको आप देख सकते हैं। तो फिलहाल ये खबर आपके लिए थी कि जरूर सीमा पर एक जो बॉर्डर टूरिज्म है उसकी शुरुआत हुई है, लेकिन इस बॉर्डर टूरिज्म ने आगे के लिए एक उम्मीद भी जगाई है। फिलहाल इतना ही, आगे बढ़ेंगे और एक सूचना आपके लिए है। ISGS फाउंडेशन से संबंधित इंदौर में 23 जून से शाम 6 बजे से नया बैच प्रारंभ हो रहा है। 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। और अंत में अभ्यास प्रश्न। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है आपको इन कथनों पर विचार करके। पहला है शिपकिला दर्रा समुद्र तल से 3930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दूसरा है इसका उपयोग भारत नेपाल सीमा व्यापार के लिए होता है। तीसरा यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, तो इस विकल्पों के आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश करें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।